एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर 4। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई आगे से न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो मैंने चैप्टर 3 करवा दिया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जिसने नहीं देखा वो जाकर चैनल पर देख ले। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि सब्सटेंस एटम और किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। यानी कि अलग प्रकार की मैटर का जो अस्तित्व है उन एटम के कारण होता है जिससे वो बने हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग क्यों होता है। और सेकंड उठता है कि क्या एटम वास्तव में जो है, रियल में एटम जो है इंडिविजिबल है। तो जैसा कि डाल्टन ने हमें बताया था कि एटम के अंदर छोटे छोटे और भी कंपोनेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हम जो हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम के अलग प्रकार के मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनसे ये पता चलता है कि ये पार्टिकल्स एटम के अंदर किस तरीके से होते हैं। ठीक है, किस तरीके से अरेंज होते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें कहा गया है कि तो यहाँ पर कहा गया है कि 19th सेंचुरी के लास्ट में साइंटिस्ट ने सबसे बड़ी चुनौती की कि एटम की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाना। तो एटम की स्ट्रक्चर को और भी तरीके से समझाया गया। तो एटम के इंडिविजिबल ना होने के संकेतों में से एक संकेत था स्थिर विद्युत और विभिन्न पदार्थों यानी कि अलग सब्सटेंस द्वारा विद्युत चालन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड की सिचुएशन से अध्ययन मिला। ठीक है, अब देखते हैं हम 4.1 की चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, यानी कि मैटर में चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर हमें दिया गया है कि सब्सटेंस में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके नेचर को जानने के लिए आइए हम कुछ एक्टिविटीज़ करें। तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। तो एक्टिविटी में हमें कहा गया है कि सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। फिर भी आपको दे रखा है ये कांच की एक वो रॉड होती है, उसको सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस जो स्टिक है उसको हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है ध्यान से देखिए। तो इतना ही कहा गया है इस एक्टिविटी में। अब यहाँ पर कहा गया है कि इन एक्टिविटी से क्या हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ने से उनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ जाता है। तो ये चार्ज कहाँ से आता है। तो इसका आंसर तब मिला जब ये पता चला कि एटम जो है वो विजिबल है। ठीक है, एटम जो है डिविजिबल है और चार्ज पार्टिकल से बने हैं। अब यहाँ कहा गया कि देखो एटम में उपस्थित जितने भी प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स थे उनका पता लगाने में कई साइंटिस्ट ने योगदान दिया। तो 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में तक ये जान लिया गया था कि एटम जो है वो सिंपल और अनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि बल्कि इसमें कम से कम एक जो था इसमें क्या था, इसमें एक हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब फिर कहा गया कि जिसका पता जो थे हमारे जे थॉमसन ने लगाया था। तो इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में जानकारी प्राप्त होने के पहले ही जो हमारे गोल्डस्टीन थे उन्होंने 1886 में नए खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे के नाम दिया। तो ये किरणें जो थी, ये रेस थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, जिसके द्वारा और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। और इन पार्टिकल्स का जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था। इनका जो मास था वो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000, ठीक है, 2000 गुना ज़्यादा होता है। तो उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। क्या दिया गया नाम, प्रोटॉन नाम दिया गया।
बहुत ज़रूरी है, तो ये हमें याद करना ज़रूरी है। तो उन्हें हमने प्रोटॉन नाम दे दिया। अब कहा गया है कि अब हमें कहा है कि प्रोटॉन दे दिया नाम। अब था सिंपली इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रोटॉन का जो मास है वो 1 यूनिट होता है और इसका चार्ज जो होता है +1 लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमारा बहुत ही जो कहते हैं उसको नेगेटिवली माना जाता है और ये जिसका चार्ज है वो भी -1 में होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे चल के। आगे हमें कहा गया है कि ऐसा माना गया है कि एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो चार्ज होते हैं उनको संतुलित करते हैं और ये भी माना गया है कि प्रोटॉन एटम के सबसे अंदर भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये पार्टिकल्स एटम की स्ट्रक्चर किस तरीके का है एटम का स्ट्रक्चर, और हमें इस क्वेश्चन का उत्तर अब हमें नीचे मिलेगा। तो यहाँ हमें कहा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमने चैप्टर 3 में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसके अनुसार एटम जो थे इंडिविजुअल और अविनाशी थे, यानी कि इनडेस्ट्रक्टिबल थे। लेकिन एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। कौन कौन से थे, वो थे पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसकी खोज ने डाल्टन की एटम थ्योरी को इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब ये जानना ज़रूरी था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर किस तरह हैं, यानी किस तरह हैं, और इसको समझाने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार के मॉडल को जो था प्रस्तुत किया। राइट। अब जो जे थॉमसन थे, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर से पहला मॉडल जो था तैयार किया था। अब देखते हैं 4.2.1 में थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि थॉमसन का एटम मॉडल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि थॉमसन जो थे उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार एटम एक क्या था, एटम एक कौन सा गोला था, एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर था जिसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, और तरबूज का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार एटम में जो हमारा क्या था पॉजिटिव चार्ज तरबूज के खाने वालों लाल भाग की तरह दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिव स्फीयर में तरबूज के बीज की भांति जैसे हैं। ठीक, तो इसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही बताए गए हैं। तो जो खाने वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर मतलब पॉजिटिवली गोले में तरबूज के बीज की जो भांति थी, यानी कि बीज का जो हिस्सा था उसमें बिल्कुल धसे हुए थे। ठीक है, नेगेटिवली नहीं है, वहाँ पर पॉजिटिवली था कि वही जो मैंने बताया। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये बाहर वाला था पॉजिटिव स्फीयर और अंदर वाले थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रहा हमारा थॉमसन का मॉडल, वो भी एटम का। अब हमें यहाँ पर कहा गया है थॉमसन के बारे में। तो जे थॉमसन 1856 और 1940। ठीक है, ये जो थे जे थॉमसन, ये ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे। ठीक है, फिजिक्सिस्ट थे और इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको क्या किया गया, इनको फिज़िक्स जो थी ना, फिज़िक्स में नोबेल पुरस्कार मिला और 35 साल तक वो कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे, और उनको जो था साथ उनके और भी थे हेल्पर को आगे चलकर नोबेल का क्या मिला, उनके जो रिसर्च असिस्टेंट थे उनको आगे चलकर नोबेल का पुरस्कार मिला। ठीक है, अब देखते हैं थॉमसन
proposed that, यानी कि थॉमसन ने बताया कि जो थॉमसन थे उन्होंने बताया कि थॉमसन ने बताया था कि एटम जो है, ठीक है, एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज का एक स्पेयर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, यानी कि उसमें धंसे होते हैं काफ़ी। तो सेकंड था कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि अगर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली जो हमारे इसमें चार्जेस होते हैं उनके रिजल्ट में ये जो होंगे ये इक्वल होंगे, इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली रूप से हमेशा न्यूट्रल होते हैं। अब हमें यहाँ पर कहा गया अगर थॉमसन के मॉडल से एटम के न्यूट्रल होने की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो गई, किंतु दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके द्वारा दिए गए प्रयोग के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमें दे रखा है रदरफोर्ड का एटम मॉडल। ठीक है, अब एक और था रदरफोर्ड का एटम मॉडल। तो इन्होंने क्या दिखाया उसमें, उसको देखते हैं। तो इन्होंने जो था, इन्होंने दिखाया कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे वो ये जानने के लिए इच्छुक थे, इंटरेस्टेड थे कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे कैसे व्यवस्थित थे। उन्होंने एक यूज़ किया, इस यूज़ में तेज यानी कि बहुत तेज़ मूवमेंट्स चल रही थी और अल्फ़ा के जो पार्टिकल्स थे उसे सोने की पन्नी पर टकराया गया। फर्स्ट आपको दे रखा है कि इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे, और सोने की पन्नी जो है 1000 एटम के बराबर मोटी थी। फिर यहाँ पर कहा गया है कि अल्फ़ा के जो पार्टिकल्स थे वो डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया है कि क्योंकि इनका जो, ठीक है, अब ये कहते हैं क्योंकि इनका जो मास था वो 4 में होता है, इसलिए ये तेज़ गति से चल रहे हैं और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स में जो है एनर्जी होती है। अब ये कह रहे हैं कि ये अनुमान था कि अल्फ़ा के जो पार्टिकल्स हैं वो सोने के एटम में प्रेजेंट थे, तो वहाँ पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल के द्वारा जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा गोल्ड एटम्स थे होंगे वो डिफ्लेक्टेड, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग होंगे क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा भारी थी, इसलिए उन्होंने इनकी ज़्यादा डिफ्लेक्टेड की आशा नहीं की थी, ठीक है, डिफ्लेक्शन की ज़्यादा आशा नहीं की थी। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि जैसे इस तरीके से कुछ थे, तो ये हमारे कुछ गोल्ड के एटम्स थे और ये हमारे अल्फ़ा के पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब ये कहते हैं लेकिन, ठीक है, लेकिन अल्फ़ा के जो पार्टिकल्स थे वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे जो थे ये परिणाम मिले कि मोस्ट ऑफ द फास्ट, यानी कि तेज़, मतलब जो हम कहेंगे एक तरीके से कि फास्ट मूविंग से चल रहे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। फिर था कि जो हमारे कुछ अल्फ़ा के जो पार्टिकल्स थे वो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से डिफ्लेक्टेड हुए थे, ठीक है। फिर आश्चर्यजनक रूप से हर एक जो हमारे 12,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल्स जो था वो वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम उसी प्रकार जो था विश्वास करने लायक नहीं था, जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वो लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो रदरफोर्ड के बारे में दिया गया है कि जो रदरफोर्ड थे उनका जन्म जो था 1871, ठीक है, 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था, और उनको जो था उनको न्यूक्लियर फिज़िक्स जो था उनको जनक माना जाता था, मतलब न्यूक्लियर फिज़िक्स के उनको फादर माना जाता था, ठीक है। रेडियो धार्मिकता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, और 1908 यानी कि 98 में उनको जो था नोबेल का प्राइज़ मिला, ठीक है।
अब यहाँ कहा गया है कि इस यूज़ के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है और उस दीवार पर कुछ दूरी से, ठीक है, कुछ दूरी से क्या आता है, पत्थर फेंकने को कहें। हर एक पत्थर की दीवार से टकराने के साथ ही वो एक आवाज़ सुनेगा। अगर वो इसे 10 बार दोहराएगा तो वो 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो ज़्यादातर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं और जिनके बीच से पत्थर जो है निकल जाते हैं। तो इसी बात के अनुसार, ठीक है, इसी बात के अनुसार अब ये हमें यहाँ पर कह रहा है कि देखो, जो एटम के अंदर का जो ज़्यादातर भाग जो होता है, ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फ़ा के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिफ्लेक्टेड हुए सोने के पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। सेकंड आपको कहा गया है कि बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्टेड होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि एटम जो है, एटम में पॉजिटिव पार्ट जो है वो बहुत कम है। अब ये कह रहा है कि बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स 180 डिग्री पर डिफ्लेक्टेड हुए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के एटम का पूरा जो पॉजिटिवली पार्ट है और मास जो है वो एटम के अंदर बहुत कम जगह, बहुत कम जो है वॉल्यूम को घेरता है। ठीक है, बहुत कम जो है वॉल्यूम में सीमित है। अब यहाँ कहा गया है कि फ्रॉम द डाटा ही also कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 की पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। यानी कि हमें जितने भी जो डाटा था वो प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर की रेडियस एटम की रेडियस से बहुत 10 की पावर 5 गुना छोटी है। ठीक है, ये कहा गया। अब ये कहते हैं अपने यूज़ के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण जो थे वो आपको दे रखे हैं। तो क्या क्या थे यहाँ पर, तो दे रखा है कि वो जो थे वो एटम का जो पॉइंट था उसको पॉजिटिव हो, मतलब एटम का जो सेंटर था वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एक एटम का लगभग पूरा जो मास है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। बहुत ज़रूरी बात है, तो ध्यान से सुनना। सेकंड था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो मतलब काफ़ी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं अच्छे से, मतलब पूरी जो जितने भी उसके आसपास की जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब में वो चक्कर लगाते हैं। थर्ड था कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियर का जो आकार है वो एटम के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। जब एटम इतना छोटा होता होगा तो भाई जो हमारा न्यूक्लियस है वो तो भाई बहुत ज़्यादा छोटा है, यहाँ पे बताया गया है। तो वही कि एटम से भी ज़्यादा छोटा है, तो एटम तो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उससे भी छोटा है ना वो। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, यानी कि रदरफोर्ड की जो एटम मॉडल था उसकी कुछ यहाँ पर कमियाँ दी गई हैं। तो ये कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल, देखो कोई भी जो हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑर्बिट रिवॉल्यूशन में क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के दौरान जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी का क्या करते हैं, एनर्जी का वो क्या करेंगे, एनर्जी का वो एक्सीलरेशन करेंगे। तो ये इस तरीके से स्थायी कक्ष में घूमता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और क्या करेगा, वो जाकर न्यूक्लियर से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एटम जो है, एटम अनस्टेबल है। ठीक है, एटम जो है फिर वो इस सिचुएशन में अनस्टेबल होता है, जबकि हम जानते हैं कि एटम बिल्कुल ही क्वाइट होते हैं।
एटम स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम यानी कि बोर का एटम मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें जो थी वो बताई। तो फर्स्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ डेफिनिट, कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की क्या कहा जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड आपको दिया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं तो उनकी एनर्जी जो होती है वो रेडिएट नहीं होती। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नील्स बोहर के बारे में। तो नील्स बोहर का जन्म जो था वो 7 अक्टूबर 1885 में हुआ, वो भी कोपेनहेगन में हुआ था। 1960 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको जो था फिजिक्स का प्रोफेसर बनाया गया। तो 1922 में उनको एटम के स्ट्रक्चर पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और प्रोफेसर बोर के लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें जो थी वो मतलब 3 पुस्तकें जो थी एपियर हुई। तो पहली थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड थी एटॉमिक थ्योरी एंड फिर थर्ड थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये थी। अभी कहते हैं कि दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर 4.3। अभी कहते हैं कि इन्हीं ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहते हैं और फिगर 4.3 में एक जो है एटम के एनर्जी लेवल को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका फिगर 4.3। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ जो है एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं एटम के। तो पहला जो होता है एन होता है, तो एन जो होता है एन किसका होता है, 4 का होता है। एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, एम जो है मतलब वही एम शेल तो वो एन इज इक्वल टू 3, एल शेल वो एन इज इक्वल टू 2 और के शेल जो होती है वो होती है एन इज इक्वल टू 1। तो ये जो बीच में जो है ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, चल तो ये जो क्लासेस हैं ये के एल एम एन या और भी नंबर से 1 2 3 4 द्वारा ही दिखाई जाती हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को न्यूट्रॉन्स के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।